नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 कहानी कामचोर। इस कहानी में हमने देखा कि संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हैं। उनको कोई भी काम करना नहीं आता है क्योंकि बचपन से उनको कोई भी काम करने की आदत नहीं डाली गई है। लेकिन जब अचानक उनको काम करने के लिए कहा जाता है तो बच्चे रात के भोजन के लालच में और तनख्वाह के लालच में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और जो काम करते हैं वो भी सारा गलत उनका हो जाता है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है, घमासान मच जाता है। यहाँ तक कि एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं, कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। घर के जो नौकर हैं उनको नहलाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम थी, इसलिए अधिक बच्चे होने के कारण पड़ोस के जो बंगले थे उनसे नौकरों को बुलवाया गया और उनको 4 आने अर्थात 25 पैसे के हिसाब से दिए गए और वो बच्चों को नहलाकर वहाँ से फिर चले गए। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। हम तो कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कायल होना, निरुत्तर हो जाना, कोई जवाब ना बन पड़ना। अर्थात जैसा कि मम्मी ने कहा था, ए इन बच्चों को काम ना दो, ये काम नहीं कर पाएंगे, और सच में ही बच्चों को भी लगा कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ना ही हम घर की सफाई करने में सक्षम हैं और ना ही हम पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं, उनमें पानी दे सकते हैं। लेकिन वो सोचते हैं अगर हम कुछ भी ना करें तो हमें खाने के लिए कोई कुछ भी नहीं दे पाएगा और ना ही हमें तनख्वाह मिलेगी। इस लालच के कारण वो सोचते हैं कि अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो मुर्गियों को तो बंद हम कर ही सकते हैं। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हांकने लगे। चल दड़बे दड़बे। दड़बे क्या होता है? मुर्गियों के रहने की जो जगह होती है, हम छोटा सा जो उनका अलग से घर बना देते हैं उसको हम दड़बा कहते हैं। तो सभी बच्चों ने ऐसा ही किया, हाथ में बांस उठा लिया, लकड़ी की छड़ी उठा ली और मुर्गियों को डराने लगे, हाँकने लगे कि चलो अपने घर में चलो, अंदर घुस जाओ। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। जैसे हमारे उनको अगेंस्ट किसी ने कर दिया था, पहले ही उनके कान भर दिए थे, उनको सिखा दिया था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। अब आपको पता है कि मुर्गियां वो समझदारी नहीं रखती हैं जो मनुष्य रखता है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो यही समझ रही थी उनके हाथ में छड़ियों को देखकर, लाठियों को देखकर, डंडों को देखकर। तो वो इधर उधर दौड़ने लगी। तो उनकी जो आया थी, उनकी जो नौकरानी थी घर की, तो घर में जो खीर बनी हुई थी उसके ऊपर वो चांदी का वर्क लगा रही थी। चांदी का वर्क आपने देखा होगा, जैसे हम दुकान से बर्फी खरीदते हैं या मिठाई खरीदते हैं, उसमें वो चांदी का जो पतरा चढ़ा होता है, पतला सा बिल्कुल, तो वो लगा रही थी खीर के ऊपर। तो वो मुर्गियां वहां से दौड़ती हुई आई, उन्होंने खीर में पैर रख दिया और वहां से फड़फड़ाते ही दूर उड़ती चली गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। पास में जो उनकी दीदी बैठी थी, जिसने कामदानी दुपट्टा ओढ़ रखा था। कामदानी दुपट्टा क्या होता है? जिसपे सितारे लगे होते हैं, ऐसा दुपट्टा। तो वो उसने ओढ़ रखा था। तो वो जो मुर्गियां थी वहां से उड़ती हुई वहां से निकल गई। सारा तो उन मुर्गियों ने उस दुपट्टे को खराब कर दिया और साथ ही जो दीदी ने सिर धोया हुआ था, उस धोए हुए सिर में भी वो खीर के छींटे मारती हुई मुर्गियां वहां से निकल गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर
नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। उनमें से एक बड़ा सा मुर्गा था, वह भी डर के मारे इधर उधर दौड़ रहा था। सामने ही पानदान रखा होता। पानदान क्या होता है? जिसमें पान रखा जाता है खाने के लिए, या बनाने का सामान साथ में होता है। उस पानदान में क्या था? कत्था था, चूना था, जो उसके ऊपर लगाया जाता है। तो वो रखा हुआ था। तो जैसे ही वह उड़ता हुआ वहां से निकला, उसके अंदर उसने अपने दोनों पैर मार दिए और उसके दोनों पैर वो लाल लाल हो गए, उस पर कत्था चूना लग गया जी। और अम्मा की, जो नानी अम्मा थी, उनकी उनकी जो चादर थी वह उसने धसा दी सारी, और उस पर छापे मारता हुआ वह आगे निकल गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार बच्चे मुर्गियों को संभालने में भी असफल है, क्योंकि उनको बचपन से ये काम भी नहीं सिखाया गया है। आगे शुरू करते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब पास में ही एक मोरी बनी हुई है। मोरी का मतलब है नाली। आजकल आपने देखा कि हम जो मकान बनाते हैं उसमें जो पानी निकलता है हमारा, वो अंडरग्राउंड होता है। सब कुछ हम पाइप फिटिंग जमीन के नीचे कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हम घर की साइड में ही एक पतली सी नाली बना देते थे, उसको हम मोरी कहते हैं या नाली कह देते हैं। तो उसमें जो घर का, जैसे किचन का गंदा पानी है या नहाने धोने का पानी है, तो उस मोरी से होता हुआ वह गली में मुख्य मोरी से जा मिलता है, और वहाँ से फिर वो तालाब की तरफ या कहीं बाहर वो इकट्ठा होता रहता है। तो जो मौसी है वो मोरी के पास बैठ के अपने मुंह को धो रही थी। तो एक मुर्गी उड़ती हुई आई और चूल्हे पर दाल पकाई जा रही थी। वह छपाक से उसमें छपाका उसने मारा, उसमें वो अपने पंजे धंसाए, और जैसे ही उसने देखा कि दाल तो गर्म है, वह एक तरह से बेचैन हो गई और वह फिसलती हुई गिर पड़ी और फिसलती हुई मोरी में जा गिरी। मोरी में क्या था? कीचड़ बना हुआ था। जैसे वह फिसली तो ऐसे छींटे लगे किसके मुंह पर? मौसी के मुंह पर, कि बेचारी बैठी बैठी मुंह धो रही थी। मुंह धोना तो क्या था, और अधिक वो गंदा हो गया। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। बेनकेल का ऊंट क्या होता है? नकेल आपने देखा होगा कि जब हम पशुओं को घरेलू कामों में प्रयोग करते हैं, जैसे हम ऊंट को ही देखते हैं, तो हम उसके नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल देते हैं, जिससे वह हमारी पकड़ में रहता है, हमारी काबू में वह रहता है। लेकिन ये जो मुर्गियां हैं ये भी आज वैसा ही व्यवहार कर रही थी। बेनकेल ऊंट के समान, अर्थात जिस ऊंट की नाक में छेद करके रस्सी ना डाली गई हो, वह कहीं भी भटकता रहता है, अपनी मनमर्जी से आ जा सकता है। ऐसे ही मुर्गियां भी बेनकेल होकर इधर उधर दौड़ रही थी और घर की हालत बुरी वो बना रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। उनमें से एक भी मुर्गी अपने घर में घुसने को तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब उनके घर में क्या है? भेड़ भी हैं, वो बाहर से अंदर आई हैं। तो उन्होंने, बच्चों ने सोचा कि क्यों ना इन भेड़ों को हम खाना खिला दें, दाना खिला दें, तो हम कुछ काम करेंगे तो रात का हमें खाना भी मिलेगा और साथ ही हमें पैसे भी मिल जाएंगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर, सूप क्या होता है? छाछ। छाछ क्या होता है? आपने देखा कि हम गांव में क्या करते हैं कि एक छाछ बना लेते हैं, उसमें हम जो हमारा गेहूं है, चावल है या कोई ऐसी दालें हैं, हम उसमें उसमें आ, उसको पिछोड़ कर साफ करते रहते हैं। साफ करते अर्थात उसको हवा में पटकते रहते हैं, और हवा के माध्यम से जो उसके तिनके होते हैं या धूल मिट्टी होती है वह बाहर निकल जाती है और वह अनाज हमारा साफ हो जाता है। तो दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भागना, भागकर जाना कठिन हो गया। अर्थात भेड़ों ने देखा
कि हमारे लिए खाने का दाना आ गया है, बच्चे लेकर आ रहे हैं। तो भेड़ें उनके पीछे लग गई, बच्चों के लिए भागना मुश्किल हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ती गई। लस्टम पस्टम क्या होता है? जैसे तैसे जहां भी उनको जगह बनी वैसे ही वो उन तख्तों के ऊपर चढ़ती चली गई। अर्थात वो ये नहीं देख रही थी कि सामने तख्त है या ऊंचा स्थान है, नीचा स्थान है या समतल मैदान है। जो भी उनके सामने आता था सीधे उसके ऊपर वो चलती चली गई, चढ़ती चली गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कि जो भेड़ होती है वो एक पंक्ति में चलती है। अर्थात अगर पहले वाली भेड़ जहाँ चल रही है, पिछले वाली बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे उसके पीछे पीछे वो चलती रहती है। इसको हम भेड़ चाल कहते हैं। अर्थात बिना सोचे समझे किसी के अनुसरण करना, किसी के पीछे चलते रहना। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। जहाँ भी उनको जगह मिली वहाँ वो चढ़ती चली गई, पलंग पर चढ़ गई, सामने बर्तन थे उनको ठोकर मारती रही, लुढ़काती रही और वो दाने की तरफ मुंह उठाए चली जा रही हैं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। सामने क्या था? तखत के ऊपर कौन बैठा है? मुगलानी बुआ बैठी है और बच्चों की जो बड़ी दीदी है वो बैठी हुई है। उन्होंने क्या किया, वो दोनों तरफ बैठी हुई है दुपट्टे के, और वो उसके ऊपर गोटे रखे हुए हैं, चंपा रखे हुए हैं, और जो सलमा, सलमा क्या होते हैं? सोने चांदी के तारों का एक गुच्छा सा होता है जो उसमें हम पिरोते हैं। तो वो उसके ऊपर रख रख के शायद उनको समझा रही होगी कि बुआ जी इसको हम अगर यहाँ ऐसे डिजाइन बना सकते हैं, ऐसे डिजाइन बना सकते हैं, ये गोटा यहाँ लगना चाहिए, ये तारे यहाँ पर बांध देनी चाहिए, इससे दुपट्टे की सुंदरता और बढ़ जाएगी। ऐसे वो कुछ समझा रही थी उनको वो। भेड़ें बहुत निसंकोच, बिना किसी संकोच के सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। और भेड़ों ने इनको नहीं देखा कि बुआ जी बैठी हैं या दीदी बैठी हैं या उन्होंने दुपट्टा सामने रखा हुआ है, उसके ऊपर चढ़ गई, साथ में उन्होंने मेंगने भी उनके ऊपर फेंक दी, छिड़काव कर दिया, अर्थात उनको गंदा कर दिया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अपना गोबर उनके ऊपर डालती हुई आगे वो निकल गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जैसे जर्मनी की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में गुजरी थी, जहाँ जहाँ से वो निकलती थी वहाँ बहुत अधिक वो नुकसान करती हुई आगे बढ़ती रहती थी, ऐसे ही इन भेड़ों ने भी बहुत अधिक नुकसान कर दिया था। जहां जहां से सूप गुजरा, अर्थात बच्चे उस छाछ में अनाज लेकर डर के मारे आगे आगे दौड़ रहे हैं, भेड़ उसको खाने के लालच में उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं, अर्थात बीच की जो भी सामान था उनको वो तहस नहस करती हुई आगे बढ़ती चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक के सो रही थी। हज्जन माँ, उनका हज्जन उनका नाम है, उनको वो माँ बोलते हैं। वो एक पलंग पर सो रही थी दिन में ही, और उन्होंने मुंह पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अर्थात हज्जन माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। भेड़ जब आगे गुजर रही थी तो उन्होंने हज्जन माँ को भी नहीं बख्शा, उनकी खाट के ऊपर चढ़ गई, उनको पैरों तले कुचलती हुई आगे बढ़ने लगी। हज्जन माँ को लगा कि जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ, सपने में शायद वो कुछ देख रही होंगी, तो वो डर के मारे चिल्लाने लगी कि मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में या घरों के आसपास सब्जी बेचने वाले आते हैं। ऐसे ही एक सब्जी बेचने वाली वहां पर आई हुई थी। वह अपनी सब्जी को बेच रही थी, वह नाप तोल करके अपनी सब्जी को वहां बेच रही थी। तो भेड़ों ने उसको भी नहीं देखा, उन्होंने
उसकी सब्जी को ही अपना केंद्र बिंदु बना लिया। अब वो दाना खाना भूल गई। सामने हरी हरी सब्जी को टोकरी में देखा तो सभी उस टोकरी पर टूट पड़ी, अर्थात उस टोकरी में रखी हुई सारी सब्जी को खा गई। वह दालान में, दालान क्या होता है? बरामदा। दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह वहां बैठकर मटर तोल रही थी और रसोइया जो उनका खाना बनाने वाला था उसको वो दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। मतलब भेड़ के शरीर के ऊपर जो ऊन होती है, अगर हम उसको मारते हैं तो उसको चोट नहीं लगती है, ऐसा लगता है जैसे हम तकिए को ही पीट रहे हों। अर्थात अपनी तरकारी, अपनी सब्जी को बचाने के लिए वह भेड़ों को मारने लगी, लेकिन भेड़ों के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उस चोट से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। अर्थात जैसे सब्जी को हम कढ़ाई में छोंकते हैं, ऐसे ही थोड़ी ही देर में उन भेड़ों ने छिलकों समेत उस सारी सब्जी को खा लिया। आगे शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि घर में जो भेड़ें हैं उनको खाना कैसे खिलाया जाता है। ये उनकी समझ में ही नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने कभी भेड़ों को भी खाना नहीं खिलाया है, इसीलिए यह परेशानी उनकी बढ़ी हुई है। इधर वह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब बच्चों ने देखा कि भेड़ों वाला काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों ने क्या करना शुरू किया। वहां घर में जो 4 भैंसें थी, उन्होंने सोचा कि घर के बड़े इनका दूध निकालते हैं, अगर हम भी इनका दूध निकाल दें तो ये भी काम की गिनती में आ जाएगा और हमें खाना भी मिल जाएगा, कुछ पैसे भी हमें घर के बड़े दे देंगे। तो जो बच्चे थे वो चारों भैंसों का दूध दूहने अर्थात दूध निकालने में जुट गए जी। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। 8 हाथ का मतलब क्या हुआ? एक भैंस के नीचे 4 बच्चे बैठ गए उसका दूध निकालने के लिए जी। थन कितने हैं उसके? 4 हैं। और किस चीज में दूध निकाल रहे हैं? धुली बेधुली, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि बाल्टी साफ है या साफ नहीं है, बस उसी को देखे बिना वो अपना काम करने के लिए अर्थात खाना पूर्ति करने के लिए दूध निकालने में व्यस्त हो गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि दूध निकालने वाला एक ही आदमी हमेशा होता था जो एक बार में उसके नीचे बैठता था। अब 4 बच्चे उसके दोनों तरफ बैठ गए तो वह डर के मारे कूद पड़ी और उसने बाल्टी को भी जोर से लात मार दी और दूर जाकर वह खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी आगे और पीछे, अगले वाले पैर और उसके पिछले वाले पैर हैं, बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई।
अलर्ट हो गई जी। वो समझ गई कि खतरा कोई आने वाला है सिर के ऊपर। अर्थात बच्चों को लगा कि अगर हम भैंस के पैरों को बांध दें तो यह भाग नहीं पाएगी और हम आराम से दूध निकाल सकते हैं। तो पास ही चाचा जी चारपाई के ऊपर सो रहे थे। उन्होंने क्या किया, अगले जो पैर थे उसके, वो दोनों उस खाट के पैरों से बांध दिए, खाट के पायों से उन्होंने बांध दिए। रस्सी कौन सी ली गई? जो झूला घर में लगा हुआ था, उस झूले की रस्सी को खोल दिया गया। जब वो दूसरे दो पैरों को भी बांधने की कोशिश कर रहे थे, तब भैंस चौकन्नी हो गई कि खतरा आने वाला है। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। अर्थात भैंस चौकन्नी हो गई और वह डर के मारे भाग खड़ी हुई। चूंकि रस्सी से खाट के साथ उसके पैरों को बांधा हुआ है, भैंस में ताकत भी है, इसलिए वह खाट को घसीटती हुई दौड़ रही है। जो चाचा जी सोए हुए थे, सपने में सोए हुए थे, उनको लगा कि वो कोई भयानक सपना देख रहे हैं। तभी उनको एहसास हुआ कि शायद कुछ हुआ है। अब जैसे ही चारपाई पास के ड्रामों से टकराई, पानी के बर्तनों से टकराई, तो पानी उछलकर उनके सोते हुए के ऊपर गिर पड़ा। तब उनको लगा कि आंधी और तूफान आ गया है, साथ ही भूचाल भी आया हुआ है, अर्थात भूकंप भी जैसे आ गया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अर्थात कहीं मैं खाट से नीचे ना गिर जाऊं, इसलिए खाट की जो बाही है, जो लकड़ी उसमें लगी होती है, वह उन्होंने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली और जिन बच्चों को काम करने का आदेश दिया था, जिसने काम करने का आदेश दिया था, वह उनको भला बुरा कहने लगे, सुनाने लगे। अरे तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि इन बच्चों को काम करना नहीं आता है। किसने कहा था इनको दूध निकालने के लिए? किसने कहा था कि भैंसों के पास तुम चले जाओ? अर्थात उनको ऐसे भली बुरी बातें वो कहते हैं। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। रचनाकार कहते हैं कि बड़ा मजे की बात थी कि भैंस भागी जा रही है, चारपाई को वह खींच रही है, चारपाई पर चाचा जी बैठे हुए हैं और वह गिर ना पड़े इसलिए उसने खाट को, चारपाई को मजबूती से पकड़ रखा है। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब उनको पता चला, अरे हमने तो गलती कर दी, भैंस ऐसे दूध थोड़ी देगी, पहले हमें उसके बछड़े को खोलना पड़ेगा, वह दूध को थोड़ा सा पिएगा, फिर भैंस हमें भी दूध दे देगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, बछड़े को खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए, व्याकुल होकर, बेचैन होकर, ममता में भरकर। बछड़ा तत्काल जुट गया। किस चीज में जुट गया? दूध पीने में व्यस्त हो गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, विरोधी हो गया जैसे उनका। अर्थात जैसे ही बछड़ा दूध पीने लगा, भैंस एक जगह पर खड़ी हो गई, लाड से भरकर, स्नेह से भरकर। बच्चों को लगा कि सही मौका है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी उनके पास गिलास था, कटोरा था, वह दूध निकालने के लिए लेकर उसके नीचे बैठ गए, क्योंकि गोबर में बाल्टी धंसी हुई थी, अब वह प्रयोग में लाने लायक नहीं थी। लेकिन बछड़ा भी समझदार था, वह भी जल्दी जल्दी दूध पीने लगा जैसे वो बगावत किए हुए हो, अर्थात बच्चों को मौका ही नहीं दे रहा था दूध निकालने का। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा।
दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। अर्थात कुछ ही मिनटों में बछड़े ने सारा दूध पी लिया। बच्चे जल्दी जल्दी दूध निकालने की कोशिश कर रहे थे, अनेक हाथ थनों पर पहुंच गए थे, लेकिन दूध बर्तन में नहीं जा रहा था, कुछ जमीन पर गिर रहा था। छटपटाहट मची हुई थी बच्चों में कि मैं पहले निकालूंगा, मैं पहले निकालूंगा। किसी के कपड़ों पर दूध गिर रहा था। थोड़ा बहुत अगर गिलास कटोरे में गिरा वो भी बेकार ही हो रहा था एक प्रकार से। अर्थात अपने कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे थे। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। अर्थात सारा सामान घर का अस्त व्यस्त हो गया। बच्चे भी अस्त व्यस्त हो गए थे सभी। बच्चे बाहर किए गए, घर से बाहर उनको कर दिया गया, वहां से उस स्थान से हटा दिया गया उनको। मुर्गियां बाग में हंकाई गई, उनको वहां से अलग करके बाग की तरफ हाँक कर भेज दिया गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। उधर जो सब्जी बेचने वाली है वह रोने लगी। उसके आंसुओं को पोंछा गया, अर्थात जैसे तैसे करके उसको थोड़े बहुत पैसे देकर उसको वहां से विदा कर दिया गया। अम्मा इस बात से नाराज हो गई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इन बच्चों को काम करना नहीं आता है, इनको काम नहीं देना है। इसलिए वह नाराज होकर आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अर्थात अब मैं इन बच्चों के साथ नहीं रह सकती, मैं इनके साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी, उनको चैलेंज कर दिया जी। अर्थात ललकार भरते हुए कहने लगे, ललकारने लगी, या तो इस घर में बच्चे रहेंगे या मैं रहूंगी। अब डिसाइड कर लो, तय कर लो कि मुझे घर में रखना है या इन बच्चों को रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी, अपने पिताजी के घर में चली जाऊंगी। और अब्बा ने सबको कतार में पंक्ति में, अब्बा कौन है? पिताजी हो जो उनके बच्चों के, कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। बटालियन क्या होती है? पूरी सेना होती है, जो पलटन होती है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? जो फौजियों को सजा दी जाती है, एक विशेष प्रकार की उनकी सजा होती है जो आम नागरिक को नहीं दी जाती है। तो जैसे किसी फौजी को जुर्म साबित होने पर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है, वैसे ही सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके अब्बा ने उनको सजा दे दी। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, ये उनको सजा दे दी गई। अर्थात तुम में से कोई भी बच्चा घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने किसी चीज को हाथ लगाया, कुछ घर का नुकसान किया, तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। तब बच्चे सोचने लगे, ये भी कोई बात है। पहले कहने लगे कि घर के काम नहीं करोगे तब आपको खाना नहीं मिलेगा, अब कहते कि अगर किसी ने कुछ काम किया तो खाना नहीं मिलेगा। अरे कुछ तो एक निर्णय कर लो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बात को लेकर बच्चे कहने लगे, ठीक है जी, हम भी कुछ नहीं करेंगे, ये बैठे हैं हम भी। और सभी बच्चे जैसे पहले निठल्ले थे वैसे ही निठल्ले हो गए। अर्थात कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर इन बच्चों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत डाल दी जाती तो आज परिवार में, घर में ऐसी समस्या पैदा ही नहीं होती। अर्थात बचपन से ही हमें बच्चों को छोटे छोटे कामों के माध्यम से काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य